गेट हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके साथ ही प्रभात त्रिपाठी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। देखिए, एक एक करके आरोप प्रत्यारोप बाइट्स सुनने को मिल रही हैं, जिसमें कोई दुराय नहीं है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, कहीं पर भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है काम। लेकिन तमाम जो मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में लगातार हावी नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना फायदा इस बार आने वाले चुनावों में रहने वाला है? सबसे पहले दिनेश जी, आपके पास। जी, आप सभी को प्रणाम आशा जी। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं सीधे तरीके बताना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से अमूलचूल जो परिवर्तन किए गए उसका नतीजा सीधा से जमीन पर देखने को नजर आया और जनता जो है पहले से ज्यादा भयमुक्त जो है वातावरण में रह रही है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के बताता हूँ कि जैसे कि जो भी जैसे कि सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो भी दल हो, वो सिर्फ अपने आप से पूछे, अपने गृहमंत्री में जाके देखें क्या पहले की स्थिति और आज की स्थिति में वाकई में कुछ फर्क नहीं है क्या? अतीक अहमद के समय पे पुलिसकर्मी उससे पूछताछ करने के लिए या किसी चीज के लिए जब जाते थे उनके पास में, तो आचार्य जी उनको पकड़ के बंद कर लिया जाता था उसे। और उसका फिर मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आता था, भाई किस तरीके से इनको छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है और ये मतलब है कि अगली बार आपसे पूछ के आएंगे। उसके अलावा जैसे कि मान के चलें कि इसी अतीक अहमद के ऑफिस के सामने से कोई अगर हॉर्न बजा दिया करता था, कोई आम आदमी हो गया चाहे कोई खास हो गया, तो उसको पकड़ के और उसकी पिटाई की जाती थी और पकड़ के 2-2 3 दिन तक उसको बंद कर दिया जाता था। तो यही देखिए लॉ एंड ऑर्डर की तो अच्छी थी हुई। दूसरा उसके अलावा ये देखिए कि जिस तरीके से योगी सरकार में जैसे कि 8 साल पूरे होने में जो बताया उन्होंने अपने तरीके से, तो जितने वादे किए तो मोस्टली पूरे करने की कोशिश की कि एक आधा कुछ अगर रह गया तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं चीजें ठीक ठाक नजर आती हैं। लेकिन दिनेश जी, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा सवाल दागा गया कि नमाज पढ़ती हुई महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया। वो कहां तक लाजमी था? वो सवाल उठाया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए, कोई भी चीज जिसमें कि जैसे जनता त्रस्त हो या जनता के खिलाफ कुछ चीज कुछ अगर हो या जिसमें किसी व्यक्ति को मतलब कि सोशल मतलब जो जैसे कि व्यक्ति हो, तो उसके देखिए उसके साथ में किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार कोई भी करे तो मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। और किसी ने किया देखिए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसने क्या क्या किया देखिए उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है कि कौन सी घटना की बातचीत होगी। लेकिन ये मान के चले कि जो भी जैसे चीजें कुछ रही तो उसमें जैसे कि कुछ चीज अगर खराब रहती है चाहे किसी का शासन हो तो उस टाइम पे उस पर कड़ी कार्रवाई करने का। और दूसरा ये देखिए कि इस पे भी जैसे कि योगी सरकार ने बहुत सारे अफसरों पे जैसे कि अपना चाहे मतलब है कि SIT गठन करके या किसी भी तरीके से करके और न्यायिक जैसे कि जांच बैठा करके, तो उनपे जो चाहे मतलब कि जैसे कि अभी इस वक्त से कोई मतलब अधिकारी जो था तो उसमें कुछ अगर कोई भूल चूक करने का काम किया तो उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया। इससे पहले के लोग थे तो उन्होंने कुछ अगर कोई गलती की थी और उसमें जैसे कि उनकी कहीं लिप्तता कर पाएगी तो उस पर भी करने का काम किया। तो मैं ये समझता हूँ आशा जी पूरे तरीके से कि योगी सरकार जो है उन्होंने अपने तरीके से आने के बाद में और ईमानदारी से काम करने के लिए और हर वर्ग के लिए उन्होंने ये नहीं देखा। जैसे कर्नाटक की अगर बातचीत अगर मैं तुलना यहाँ पर अगर करता हूँ तो एक वर्ग विशेष को फायदा देने का काम करने का या कुछ करने का, तो मैं यहाँ पर यह देखता हूँ पूरे तरीके से चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, जो भी जैसे रहे माइनॉरिटीज हो कुछ भी हो गया, तो उन सबके साथ में एक जैसे व्यवहार रहा। और उसमें एक तरह से खुले दरबार में भी आकर के उनके साथ में मतलब एक तरह से पूरे तरीके से ऑप्शन रहा कि आकर के जो चाहे जब चाहे आकर के और योगी मतलब जैसे योगी जो है उनके अब घर पे सवाल ये हो जाता है कि जिस तरह से सकते भेदभाव करने की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति पर सवाल उठ रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर मोदी सरकार ने या फिर योगी सरकार ने कोई योजना लाई है तो वो किसी समुदाय या जात को देखकर तो नहीं लाई गई है, उसका लाभ तो सब लोग ले रहे हैं। देखिए आशा जी, नहीं प्रभात जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं लगातार पिछले 3 दशक से कवर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है एक जातिगत आंकड़े के आधार पर एक जकड़ी हुई है। आप लॉ एंड ऑर्डर हो या आपका सामाजिक ताना बाना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेक टू नेक 2027 के लिए खड़े हुए हैं। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। तो जब दोनों पार्टियों का आमने सामने 2027 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो एंटी कम्बेंसी है, क्या वो उसका फायदा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उठा पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह PDA का नारा देके पिछले लोकसभा चुनाव में अपने 37 सांसद जो आज की
अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय से लेके और अब तक क्या माहौल बदला है, क्या स्थितियां बदली हैं, इसी तरीके के ये बयान आ रहे हैं, चाहे वो राणा सांगा का मामला हो, चाहे वो वक्त को लेके हो, चाहे वो कोई भी घटना हो। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक जाति आधार पे ये जो रामजी लाल सुमन का मामला जो आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है, दलित समुदाय से आते हैं, तो इस समय जो होड़ लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ठाकुर, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब जातियों को अपनी तरफ करने की लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिस उस पे जानी जाती है कि ये बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, और हिंदुत्व के नाम पे और राम मंदिर और सारी चीजों के नाम पे, प्लस योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के एक जीरो टॉलरेंस के मामले को लेके भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जातीय जो समीकरण है, अब राणा सांगा को लेके 7-8% करणी सेना या ठाकुर उबाल खा रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में जो दलित आजकल देखिए अंबेडकर जयंती पूरे प्रदेश में सरकार ने बड़े आयोजन के साथ मनाने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने सारे डीएम्स को निर्देश दिए हैं। आज हजरतगंज की अंबेडकर की मूर्ति की सफाई भी हुई है। कल व्यापक पैमाने पे एक बड़े कार्यक्रम होंगे। तो दलितों को रिझाने, जो 2014 के बाद जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था और मायावती अपने 22% के वोट से 10% के नीचे सिमट के रह गई, तो ऐसी स्थिति में पूरी जो लड़ाई है 2027 के विधानसभा चुनाव की, वो जातीय समीकरण को लेके एक सिमटी हुई है। तो पीडीए के फार्मूले को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कानून व्यवस्था, अपने कामकाज को लेके 2027 में जाएगी, जो असली लड़ाई है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। और अभी आप आशा जी देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कई ऐसे और भी मुद्दे आएंगे सामने, जो जातीय समीकरण को लेके और विपक्ष पूरी तरीके से पीडीए फार्मूले को लेके अपने मैदान में जाएगी, क्योंकि उसको मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट पूरा इंटेक्ट होके मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब फिर समझा जाए ना कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, सब यहाँ पर अपने अपने वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। नहीं आशा जी मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके बड़ी उलझी हुई है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक है, आमने सामने है, और मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा है। ऐसी स्थिति में उसको पीडीए का फार्मूला अपना जो है वो बचाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान बचाओ, प्रभात जी पिछले समय में भी आपने देखा कि पीडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा था, ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए पीडीए बना दिया गया है। अब डॉक्टर परमवीर जी, जिस तरह से वक्फ कानून का मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, महाराणा सांगा को लेकर बयानबाजी हो गई और करणी सेना यहाँ पर इस तरह से उग्र हो गई है, तमाम मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए भी हैं। 8 साल की उपलब्धियां योगी सरकार की तरफ से गिनाई गई, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आचार्य जी देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बोलूंगा, एक कहावत होती है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम बात करते हैं लखनऊ के आसपास की इलाकों की, या हम बात करते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर गोरखपुर, यहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं, या हम बात करते हैं यूपी के सबसे पिछड़े एरिया में कैलकुलेट होता था, झांसी का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, इधर की ललितपुर तरफ की बात करते हैं, या अगर आप आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे पहले से विकसित था, वहां की बात करी जाए कि प्रदेश की बात हो रही है। आप यहाँ पे आम आदमी जो हमारे के साथ आपके जर्नलिज्म से जुड़े हुए, हम लोगों को जानकारी होती है इन चीजों की, लेकिन एक आम आदमी भी अगर जाए, आपकी बाइक नहीं या सरकारी बस उठाए या ट्रेन से बैठ कर घूमेगी, यूपी के अंदर 3 चीजें बड़ी फेमस होती थी। हमारे को बहुत लोग बोला करते थे कि हरियाणा के से यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई दिनों का। ऐसा लगता है कि अगर आप सोनीपत की तरफ से बागपत में आए, या कोई आदमी क्या सोनीपत से इधर पानीपत से शामली वगैरह में आ जाता था, या सहारनपुर के अंदर आता था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखने में लगता है कि ऐसा हम 25-30 साल पीछे के लग रहा है। आज वो स्थिति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि नए हाईवे निकले हैं, एक्सप्रेस जो बने हैं, वो दिखाई देते हैं हमारे, या रेलवे का काम जो आप सेंटर के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। एक फ्रेट कॉरिडोर आया था जो लुधियाना से लेकर कोलकाता तक गया है, वो यूपी के बहुत सारे एरिया में से निकलता है वहां से, तो वो दिखाई देता है आपको, प्लेन की मूवमेंट दिखाई देती है, आपको हाईवे दिखाई देते हैं।
बिजली की व्यवस्था यूपी को कहा जाता था एक समय पर है। कभी लोग हम लोग मजाक में कहते थे कि जनरेटर प्रदेश है। हर घर में जनरेटर, हर दुकान में जनरेटर, क्योंकि साथ तो मैंने अपनी आंखों से दिखा है। जब हम बचपन में होते थे, 15-16 साल के थे, पढ़ते थे 10th 12th में, 1996 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय तमाम जनरेटर चलते रहते थे हर समय, चाहे बंगाल में हो चाहे घरों में। लाइट की मतलब कुल मिलाकर आवाज आपकी परमवीर जी पूरी क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, परमवीर जी की आवाज क्यों इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है। दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि योगी सरकार का एक प्लान था जिसमें उन्होंने कहा कि 2029 तक मैं उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सपना जो देखा है उसे साकार करने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन उस बीच में सबसे पहले वहां पर क्यों नहीं जा रहा, वापस नहीं आ रही है क्लियर, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। जिस तरह से सरकारी नौकरियों की बात हुई दिनेश जी, 8 वर्ष में 7.50 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ग्राउंड पर कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, स्वास्थ्य सुविधा यहां पर चरमरा गई है। देखिए ऐसा नहीं, विपक्ष जो होता है, ये विपक्षी बोले हैं तो वो अपने तरीके उनका देखिए काम ही होता है कि सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं घेरने का काम करें। लेकिन वो ज्यादा मतलब कि आवेश में अगर घेरना शुरू करें तो उससे कहीं ना कहीं विकास की गति है उसको मतलब रफ्तार को कम करने का काम करते हैं। तो उससे जहां तक उसके थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी देखिए, मैं आंकड़ों के साथ बात बताता हूँ कि जब 2017 में 8 साल पहले जैसे एक तरह से योगी सरकार जब आई थी तो उस टाइम पे करीब 1.5 लाख के आसपास जैसे कि मतलब एक पुलिसकर्मी जो थे उनकी भर्तियां मतलब नहीं हो पाई थी या कम थे, शॉर्ट थे इतने शहरों से। तो 1,56,000 के आसपास जो है वो पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई और अन्य भर्तियां भी की गई और अभी मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास ट्रेनिंग के लिए तैयार है पुलिसकर्मी। दूसरा देखिए, विकास में वो मानता हूँ आशा जी जो आंखों से दिखाई दे। अभी जैसे कुंभ जब हुआ तो कुंभ के टाइम पे कुंभ के आसपास में भी और बाकी और रास्ते में, जैसे मैं दिल्ली से कुंभ गया तो मुझे एक तरह से मान के चलें कि 11 घंटे पूरे लगे, जो कि इससे पहले संभव नहीं था इस तरीके से। उसके बाद अयोध्या से वापस आते टाइम में मुझे मान के चलें कि ये 10 से 11 घंटे के आसपास लगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने तरीके से कि पहले से जो जैसे जिस तरह के परिवर्तन किया गया है वो अभूतपूर्व है। दूसरा, इसका बिजली की बातों को अगर लेकर करें तो जैसे आजादी से लेकर के और 2017 तक का जो जैसे रहा तो वो सफर जो था उससे ज्यादा बेहतर जो था 2017 से लेकर के और ये 2025 तक का रहा। तो वो चीजें नजर आते हैं कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन उसके बाद किया गया या किस तरीके से क्या जो परिवर्तन लाने का काम किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं साथ में खड़ा होना कुंभ के दौरान भी तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठे ना दिनेश जी, उन्होंने कहा कि महाकुंभ तो होता था, ये कौन सा पहली बार हुआ है, कौन सी बड़ी बात है, इसे तो राजनीति के साथ जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी कुंभ होता और बीजेपी की सरकार है तो भी कुंभ है, तो गिना नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन गिना क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर अभूतपूर्व तरीके से ये मान के चलें कि 60 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वहां पर जाके स्नान करके आते हैं और जैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उसमें अगर ये कि 3 लाख करोड़ के आसपास का एक तरह से सीधा जाकर के सीधा एक मतलब एक तरह से इजाफा कर होता है यूपी की उसमें अर्थव्यवस्था में, तो उसको क्यों नहीं गिना जाना चाहिए? वहां पर जो लोग जैसे कि चाहे मतलब कोई मतलब मल्लाह था उसको भी मतलब उससे फायदा हुआ, कोई रेडी पटरी वाला था उसको फायदा हुआ, ट्रांसपोर्ट के मतलब व्यवस्था से जो लगे हुए लोग थे उनको लेकर के सभी लोगों को अगर पूरी वहां की मतलब की व्यवस्था जो थी उसको अगर पूरे तरीके से ऊपर उठाने में अगर कुंभ ने महाकुंभ ने अगर योगदान दिया तो उसको बिल्कुल उस तरीके से तारीफ करनी चाहिए उस चीज की। तो अपने तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीज ठीक है देखिए उसको ठीक बोलना चाहिए। अगर किसी चीज में कोई गड़बड़ है या कोई भूल चुके तो उसमें कहीं ना कहीं सजेशन प्रतिपक्ष को जरूर देना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से मैं देखता हूँ कि जैसे अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर है, ठीक रास्ते पर चल रही है। जी मतलब कुल मिलाकर ये है ना कि हेल्दी ऑपोजिशन करना जरूरी है, जहां पर खामियां हैं गिना दीजिए, लेकिन जहां पर उपलब्धियां हैं वो भी गिनाइए। प्रभात जी, आर्थिक विकास की ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर आया है उत्तर प्रदेश, कितना आप मानते हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि 8 सालों में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बातें कही गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 से पहले चीनी उद्योग बर्बादी के कगार पर था, हमने उसे बंद कर दिया, चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया और फिर वर्तमान में राज्य में 122 चीनी मिलें बनी। गन्ना किसानों को 17 में अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। फिर पिछली सरकारों ने 22 वर्षों में जो किया है उससे ज्यादा ये 8 वर्षों में काम हो गया। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, सवाल ही यही है। और अगर सरकार की उपलब्धि गिना दो तो फिर वो प्रो बीजेपी हो जाता है।
देखिए आशा जी, डेवलपमेंट और विकास की जहां तक बात करें, विकास जो भी सरकार आती है वो प्रयास करती है अपना डेवलपमेंट करने का। मुलायम सिंह जब सरकार थी तब एक विकास परिषद का अमर सिंह के नेतृत्व में एक गठन हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए थे। एक पावर कॉर्पोरेशन गाजियाबाद में जमीन दी गई थी, वो नहीं लगा पाए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक निश्चित तौर पे एक डेवलपमेंट विकास की जो एक लकीर खींची है, या एक जिसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, इसमें योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और विश्वास एक जागृत हुआ है। ऐसा नहीं कि अखिलेश के टाइम पे काम नहीं हुआ है। सरकार का जो परसेप्शन था, देखिए सरकारों का परसेप्शन होता है, एक गुंडा और माफियाओं और जिस तरीके से वसूली और ये सारी चीजें प्रदेश के अंदर, बिजली की कटौती और बिजली का उत्पादन ना होना, ये सारी चीजें कई मामलों पे अखिलेश सरकार ने राजधानी लखनऊ के आसपास काम किया, कान्हा स्टेडियम बनाया। शहर की अगर बात करें, काम हुए हैं अखिलेश की सरकार में, मेट्रो चली है, सारी चीजें, लेकिन वो अपनी पार्टी का परसेप्शन नहीं बदल पाए। उनका जो परसेप्शन था कि ये पार्टी गुंडों की पार्टी है, इनके थाने में जिस तरीके से एक वसूली चलती थी, एक यादव पूरा लैंड हुआ करता था, वहां साम्राज्य चलता था, तो योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद उस मिथक को तोड़ा। जैसे कि नोएडा में कोई मुख्यमंत्री जाएगा फिर वो रहता नहीं है, कितने बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा गए, वहां पे उस मिथक को तोड़ा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं और उनके चाचा भी कह रहे हैं कि रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनका नाम नोट कर कर रखिए और जब हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी। ये कौन सी बात हो गई? आशा जी, यही परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो सरासर धमकी है कि नहीं? जब अखिलेश यादव ने कहा था ए पुलिस वाले करके, अखिलेश यादव ने एक 2017 में जब चुनाव हुआ था, तो यही परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में, और अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं कि आने दीजिए मेरी सरकार तब मैं बताऊंगा। अरे आप, इन्होंने 2017 में भी कहा था ए पुलिस वाले, कानून, अच्छी खासी इनकी सरकार की स्थिति थी, जनता सब जानती है। देखिए आशा जी, विपक्ष पार्टी में है, वो ये बात कहेंगे अपने वोट को, अपने वर्कर को, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने के लिए, लेकिन जनता ये जानती है कि जब आप अभी से ये बात कह रहे हैं तो क्या होता है जब आपकी सरकार इंडिया अलायंस पर आते हैं, की आप राजनीति प्रभात जी, इंडिया अलायंस पर आते हैं। नहीं देखिए, परमवीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आशा जी एक सेकंड में खत्म करूंगा। आशा जी, बोलिए। संभल का जो प्रयोग है, संभल हो या आपका ये वक्फ वाला कानून हो, ये सारी चीजें, अखिलेश यादव को सिर्फ एक कम्युनिटी दिखती है, अखिलेश यादव को एक दूसरी कम्युनिटी नहीं दिखती है। आप उस कम्युनिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। सिर्फ जब भी कोई बात होगी, कोई अपराधी मारा जाएगा, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आ जाएंगे, आप अपने 20% वोट को इंटेक्ट करने में आ जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर और भी जाति के लोग रहते हैं, और भी हिंदू भी लोग रहते हैं। अगर अखिलेश यादव ये नहीं कहेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे बढ़ेगा? तो अभी हमारी सरकार आएगी, अधिकारियों के नाम गिने, तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन संभल हिंसा हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ गया, उसके बाद वक्फ कानून को लेकर बात हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ गया और पूरे मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की बात करते नजर आए। आपको नहीं लगता था कि एनडीए सरकार यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं हर एक राज्य के अंदर चल रही हैं वो लोगों को बांटने का काम कर रही हैं? प्रभात जी ठीक है, परमवीर जी जवाब दीजिए प्लीज। जी मेरी आवाज। अच्छा जी, देखिए बात क्या है कि देश जो है कानून से चलता है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो अभी लोकसभा चुनाव गया था, इस समय इन्होंने एक नया अपने टेंडेंसी गई है, एक नया प्रयोग करके देखा कि हर नेता, खास करके कांग्रेस के, उन्होंने संविधान की दुहाई। कांग्रेस के लोगों ने एक आध आगे बढ़ते संविधान की छोटी प्रति अपनी जेबों में रखकर घूमना शुरू करा। लेकिन दुख की बात यह है कि संविधान की प्रति को अगर हम पढ़ लें, केवल 3 पॉइंट शुरू के प्रियम्बल में जो आते हैं, 3 बेसिक चीजें का लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, उसको पढ़े, उसको समझे तो ये चीजें समझ हो क्या रहा है। की बात करी जा रही है बार बार। अगर कल अम्बेडकर जयंती की होगी और तो सारी सरकारें, सारे तमाम नेता अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास जाएंगे, करेंगे, अनावरण करने की जो संविधान दिखाने की कोशिश करेंगे वो करेंगे। लेकिन अम्बेडकर जी का एक सपना था कि भारत क्या था, उनका भारत उनके सपने में क्या था, जहाँ कानून के मुद्दों पर लागू होता हो, ना कि उसमें कोई रिलीजन नहीं देखा जाएगा। कोई आज इंडिया गठबंधन, परमवीर जी, इंडिया गठबंधन को लेकर ही अगर हम बात करते हैं जिसमें सारी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं, समाजवादी पार्टी भी उसके अंदर है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी बड़ी बातें हांकी जाती हैं संविधान को लेकर,
वक्फ कानून को लेकर बात कर लेते हैं। 2013 में यूपीए सरकार संशोधन करती है तो सब सही होता है, अब 2025 में संशोधन होता है तो सबको परेशानी हो जाती है। ये कौन सी यहाँ बात हो गई? और कोलकाता के अंदर अगर बात देखिए तो वहाँ पर हालात देखिए, फिर पश्चिम बंगाल की तरफ नजर गड़ा लीजिए, आगजनी की घटनाएं, इस तरह से ट्रेन रोको अभियान, ट्रेन की पटरियां तोड़ देना। अच्छा जी, देखिए 2013 में जब यूपीए ने, कांग्रेस सरकार ने, उस समय तो यूपीए था नहीं, उन्होंने करा था उसमें चेंज, उससे मुसलमान बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। लगातार एक बहुत बड़ा तबका था। हुआ क्या था, कांग्रेस ने बहुत तरीके के साथ, अपना एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ वक्फ की प्रॉपर्टियों को केवल 1% लोगों के बीच में बांट दिया गया था। अगर आप देखेंगे तमाम तरीके की वक्फ में जो वाकिफ होते हैं, जो वक्फ करते हैं, वो तो छोड़िए, जो वहां पे यूज नहीं कहा जाता है, वो शब्द होता है, यानी कि मैनेजर उस वक्फ प्रॉपर्टी का, वो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतने बड़े रसूख का व्यक्ति होगा। वो ज्यादा करके मैं साफ साफ कहूंगा आपसे, लोकल एमपी एमएलए होते थे जो कांग्रेस में हुआ करते थे। अगर लंबा इतिहास उठा के देखेंगे, पूरे भारत को उठा के देखिएगा, उन लोकल एमपी एमएलए होते थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मैनेजर वही होते थे। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से 1% लोगों में बांटा गया था। ये हुआ क्या था, आज ऐतराज वही लोग कर रहे हैं जो इस ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर बैठे हुए थे मालिक बनकर, या चैरिटी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझे बैठे हुए थे। अब उनके झटकाने का समय आया। कॉमन आदमी ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है यहाँ पर दिनेश जी, ठीक है परमवीर भारत जी। में डेवलपमेंट जो है वो पूरे भारत को बिगाड़ देने वाला है। आज ठीक हम सबके ऊपर बढ़ा रहे हैं आपका, वो वहां पर खेल की पटरियां क्यों उखाड़ रहा है, ये सत्य है। और एक स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं समझ सकता है कि आपको आपका गुस्सा दिखाना है, आपको नाराजगी दिखानी है, तो पटरी उखाड़ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि बंगाल से भी हाथ चलाने चले जाते हैं। दिनेश जी, होती है, दो लोगों की हत्याएं। दिनेश जी, अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी खटास ही नजर आ रही है। सामने से खुलकर कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने रिवाइवल को लेकर काम शुरू कर दिया है, तो यहाँ से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सीटों पर सहमति आने वाले समय में नहीं बनेगी और हर एक पार्टी 2027 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। लेकिन आम जनता को भरोसा किस तरह से पार्टी पर करना चाहिए और आम जनता के भरोसे को मद्देनजर रखते हुए किस पार्टी ने काम किया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां अगर कह रही हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, तो फिर इतने सालों से बार बार जनता मौका क्यों दे रही है? बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया आपने आशा जी। देखिए, इस चीज को मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि जैसे दो पक्ष हैं इस मतलब आपके प्रश्न के, कि सीधे तरीके से देखिए ऐसा है कि जैसे जनता जो है, जनता के बीच में कांग्रेस जो है उसका फिलहाल वजूद लंबा चौड़ा नजर नहीं आता है। और लंबा चौड़ा नहीं नजर आता, इसका कारण ये था कि एक्टिव तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका जो है ईमानदारी से कांग्रेस ने नहीं निभाई उसे। और 2027 के उसमें मात्र मान के चलें कि 1.5 साल का सामने सामने अंतर नजर आता है, ऐसे 1.5 से 2 साल, मतलब 2 साल पूरे नहीं, उससे पहले ही है। तो ये मान के चलें कि उसमें पूरे तरीके से जनता जो है सिर्फ फाइट जो देखती है वो भाजपा और सपा के बीच में देखती है, उसमें कांग्रेस कहीं बीच में लंबी चौड़ा नजर नहीं आती है। और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जैसे अपने तरीके से जहां पर इनको स्टेप उठाने चाहिए थे उस टाइम पर नहीं लिया, और किसी न किसी तरीके से अपने जो कैडर को भी अपने साथ में उस तरीके से लेके नहीं चले। जैसे इनका ग्रास रूट लेवल का जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे आरएसएस है भाजपा का, उस तरीके से सेवा दल था, उसको इन्होंने पूरे तरीके से समाप्त करके रख दिया। उसका देखिए जैसे अभी सदन में बिल पे अमेंडमेंट बिल जो था उस पर चर्चा चल रही थी, उसमें गांधी परिवार के 3 सदस्य है जो तीनों अपना सदन में है, लेकिन तीनों नदारत रहे, मतलब बिल्कुल बहस जो थी उसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब वो क्या दर्शाता है कि आप एक तरफ जो है मतलब माइनॉरिटी समाज को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, या उनकी मतलब पूरे तरीके से उनको मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में आप नहीं खड़े हो रहे और बहस के बीच में आप नहीं जाना चाह रहे, या नहीं गए, या किसी कारण से मौका मिलने पर भी आप दूसरे के पाले में गेंद डाल देते हैं। राहुल गांधी को मौका दिया गया, लेकिन गोगोई के पाले में गेंद डाल दी गई। हाँ, तो पूरे तरीके से मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कहीं पर भी उन्होंने स्पष्टता से जैसे चीजें नहीं की, तो अपने नेता को जैसे शीर्ष नेता हैं तो उनको पूरे तरीके से अब नजर आता है कि ठीक है भाई, हमारे नेता जो है पूरे तरीके से उसमें कदम नहीं उठा पा रहे हैं और पूरे तरीके से हमें साथ में लेके नहीं रहे, और हमारा से नहीं है, गुटबाजी जो है बढ़ती चली गई और हर गुट के अलग अलग सदस्य थे आपस में भिड़ते नजर आए। जैसे कि सोनिया जी का अलग गुट था, राहुल जी का अलग गुट था, प्रियंका जी का अलग गुट था। प्रियंका जी को बिना मतलब जिम्मेदारी का पोर्टफोलियो दे रखा था कि जिम्मेदारी कुछ नहीं है लेकिन जन सेक्रेटरी हैं, तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें रही। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर रिवाइवल के लिए अगर ईमानदारी से आशा जी, अगर पूरी यूपी में और पूरे तरीके से पूरे पुरजोर तरीके से और पूरी जील और पूरी एनर्जी के साथ में अगर लड़ने का काम अगर कांग्रेस करती है, तो हालांकि बेशक चाहे सीट्स कम आए लेकिन कम भी कहेंगे, अभी भी जैसे 1-2 सीट्स पे रही हैं, तो अगर बेशक चाहे कुछ भी होगा लेकिन अभी जो स्थिति है उससे बेहतर ही होगी।
और पूरे तरीके से कैडर जो है दोबारा रिवाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वो एक तरह से इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन अगर लंबी पिक्चर अगर देखें और इनको लगता है कि सपा के साथ मिलकर चलना चाहिए तो वो चीजें अलग है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने तरीके से अभी एकला चलो की राह पर कांग्रेस अगर चलेगी दिनेश जी, एक तो बात बेहतर बताइए रहेगा, ना, अदरवाइज कहीं ना कहीं जो है एक बात गप हो जाने का बताइए काम ना, होगा। 17 सीटें और 63 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन विधानसभा चुनावों में आप समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का नेक टू नेक फाइट होगा। इस बीच में मायावती इस पर काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो भी वोट तोड़ो अभियान का काम करेंगी। जी, पूरे तरीके से जी, सिर्फ वोट तोड़ने का अभियान का एक तरह से काम होगा, क्योंकि पहले से देखिए एक तो उनका क्या वोट शेयर काफी पहले से घटा, और दूसरा जैसे कि पार्टी की जो इन फाइट है, जैसे पहले बहन जी जब खुद देखा करती थी पार्टी को तब बातें अलग थी ऐसे। अब क्या है कि उन्होंने दूसरों के कंधों पर रख करके, और जैसे कहीं ना कहीं अपने भतीजों को भी रखा, कन्वीनर बनाया, फिर उनको हटाया, फिर उसके बाद में कभी उनके जो भाई थे वो नजर आए, तो उस तरीके से जनता के बीच में कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है कम हुई है। तो सिर्फ वोट अभी भी इनके हैं, जैसे कि जो शुभचिंतक जो है पार्टी की या जो भक्त है बिल्कुल मायावती की, वो उनके पीछे ही है, अभी वो भी हटे नहीं है। लेकिन वो सिर्फ है कि इसमें जैसे मान के चलें कि किसी सीट पर अगर 20%, 15%, 8%, 4% इस तरह के वोट्स हैं, तो वो कहीं जीतने की मतलब डायरेक्शन में नहीं लेके जाते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे किसी कैंडिडेट को हराने का काम जरूर करते हैं। तो उसी तरीके से लेकर के समाजवादी पार्टी की जो स्थिति देखिए, पहले लोकसभा जो था 2024 में, उसने पहले से काफी बढ़ी, 30 से ऊपर सीट्स लोकसभा में आई। तो उसको अगर उस आंकड़े को देखें तो देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे कि जो सरकार जैसे कि अभी योगी जी की है तो बेहतर प्रदर्शन कर रही है अपने तरीके से, तो उसके साथ ही प्रतिपक्ष अगर भूमिका ठीक निभाता तब बात अलग है। लेकिन फिलहाल देखिए टक्कर जरूर MY रहेगी, कुछ रहेगी, समीकरण इस लेकिन बार मुझे कितना ऐसा काम नजर आने अभी वाला फिलहाल नहीं आ है रहा दिनेश कि जी? सत्ता में सपा MY समीकरण इस बार कितना काम आने वाला है? प्रभात जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए आशा जी, मुझसे पूछ रही है? MY जो चलिए समीकरण प्रभात है जी जवाब दे दीजिए। वो निश्चित तौर पे जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था और लोकसभा चुनाव में 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी बिना संगठन मजबूत हुए, क्योंकि कांग्रेस के विधानसभा में मात्र 2 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी होने के नाते वो एक रीजनल पार्टी से ये समझौता, ये बार्गेनिंग कर रही है कि मुझे लगभग 200 सीटें चाहिए विधानसभा में। कोई पार्टी कैसे दे देगी? ऐसी स्थिति में एक और समझौते का प्रयास हो सकता है 2027। देखिए अभी बहुत दूर है 2027 और कई मुद्दे बदलते रहते हैं, कई स्थितियां बदलती रहती हैं। आज अगर 2 लड़कों का साथ अभी है, लेकिन वो 2 लड़कों का साथ छिटक सकता है। मायावती अपने वोट बैंक को दोबारा वापस लाने के लिए अब फिर कमर कस रही हैं और उन्होंने पूरी कमान खुद संभाल ली है, क्योंकि बीच में उनका जो डैमेज हुआ था, जो आकाश को निकाल के पार्टी के बीच में, वो ठीक करने के काम में। लेकिन 10-12% में मायावती खड़ी हुई है। अब उनका जो 10-12% चला गया था, उसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का भी अच्छा परसेप्शन था उनकी सरकार में भी, लेकिन भ्रष्टाचार का परसेप्शन और टिकट बांटने का परसेप्शन मायावती का बड़ा खराब रहा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नजदीकियां बहुजन समाज पार्टी से बन सकती हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटी वोट है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट वक्फ कानून को लेके या जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति 99 तक पहुंचाई, और लोगों को लगता है कि चाहे वो आपका नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो या आपके दक्षिण राज्य से, ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी वोट नेशनल पार्टी के साथ क्या रीजनल विधानसभा चुनाव में जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो आपने रीजनल पार्टी की बात कही, कहीं कहीं रीजनल पार्टी बहुत मजबूत है, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो। ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिल जाती है तो फिर उनकी स्थिति माइनॉरिटी वोट बढ़ने के बाद, प्रभात जी, माइनॉरिटी वोट बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, फायदा बीजेपी को नहीं होगा? निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। देखिए बीजेपी यही चाहती है। देखिए बीजेपी का जो एंटी कमेंसी 10 साल की सरकार में होगा। देखिए अब आज की तारीख में कोई बात नहीं करना चाहता कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, किस तरीके से रोजगार नहीं है प्रदेश के अंदर, महंगाई बढ़ रही है, चाहे ये विपक्षी पार्टी वाले हो चाहे ये सत्ता पक्षी पार्टी। सत्ता पक्ष तो ये चाहती है कि अगर ये पार्टियां बटी रहें और वोट कटे। देखिए तीनों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव, बाइपोलर चुनाव नहीं होता है, अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है प्रदेश के अंदर, तो निश्चित तौर पे वोट का बंटवारा होगा। ऐसी स्थिति में
जो ये संबंध एक हिंदुत्व का पूरा प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से एक फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के मामले में योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एंटी कन्वेंसी बीजेपी की सरकार का वोट है, अगर ये दोनों लोग अलग अलग लड़ते हैं, अगर समूह पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत उठानी तो पड़ेगी। आपको नहीं लगता है लेकिन कि अगर कोशिश कांग्रेस तो और यही की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, इन्हें लड़ा दिया जाए और खुद फायदा ले लिया जाए? तो वहां पर विपक्षी पार्टियों को समझने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल है। देखिए आशा जी, मैं आपको बताऊं, अभी 2 साल है चुनाव का, सब लोग अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो जाते हैं, बीएसपी अलग लड़ती है, क्योंकि मायावती का कोई भरोसा नहीं है, मायावती अकेले ही अकेला चलो के का नारा दे देगी, कल को कह देगी मुझे ना कांग्रेस से समझौता करना है, ना मुझे समाजवादी पार्टी से, ना मुझे उससे। तो ऐसी स्थिति में जब त्रिकोणीय संघर्ष होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वोट का बंटवारा होगा, तो उसका अंतर्गत तो फायदा। और योगी लेकिन लोकसभा चुनावों में तो बी टीम करार दे दिया बीएसपी पार्टी को। उन्होंने कहा बीजेपी के लिए काम कर रही है ममता बनर्जी, मायावती, सॉरी। नहीं, देखिए ये तो देखिए एक राजनीति का पार्ट है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने उसका एक संकट अपने ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा भी संकट है उसके ऊपर, वो आप जान सकती हैं, आय से अधिक मामला है और भी चीजें हैं, तो वो अपना क्या कर रही है, बी पार्टी और सी पार्टी, ये तो आरोप प्रत्यारोप के दौर है, ये एक रणनीति का पार्ट है। परमवीर जी, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अगर बात की जाए तो 2,94,00,000 से ज्यादा शौचालय बनाए गए। फिर कहा कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत 4,470 एम्बुलेंस संचालित की गई, जिसमें सवाल उठा कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है स्वास्थ्य के अंदर, स्वास्थ्य विभाग में। फिर अल्पसंख्यकों के लिए सद्भावना मंडप योजना लाई गई, गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी की मदद का ऐलान हो गया, और अद्भुत योजना के तहत यहाँ प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी हर मंडल पर निःशुल्क सेवा दी गई। फिर कहा गया कि यहाँ कोचिंग की अनुभव के लिए पहल अगर आप करते हैं तो 52,000 रुपये से ज़्यादा जो छात्र छात्र हैं वहाँ पंजीकृत किए जाएंगे। लेकिन उनके साथ साथ 51,000 रुपये की जो इनकम है वो बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर भी काम हुआ। फिर गड्ढा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को निर्देश दिए गए, जिसमें 3,49,274 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई। ये तमाम बड़े मुद्दे गिनाए गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 8 साल जब पूरे किए हैं तो अपनी उपलब्धियों में ये गिना दिया। उन्होंने कहा हमने इस तरह से काम किया, बिजली 24 घंटे आ रही है, पहले 18 घंटे आया करती थी और अब यहाँ 24 घंटे बिजली जो है वो दी जा रही है। गांव के अंदर 18 घंटे गिना दिए उन्होंने, शहर के अंदर 24 घंटे गिना दिए। अच्छा जी, देखिए ये चीजें दिखाई देती है यूपी के अंदर, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है ये दिखाई देती है। मेरी आवाज सामने से पहले मैं वही बात कह रहा था। देखिए यूपी के अंदर या पूरे भारत के अंदर ये जो शौचालय का विषय था, ये मैं मानता हूँ ये डेवलपमेंट का विषय ना होकर एक भावनात्मक विषय क्या नाम है इसको समझाया जाए कि कॉन्शियस सेक्स का विषय कहा जाएगा। क्योंकि बहुत सालों के बाद, आजादी के इतने सालों के बाद किसी सरकार को यह हाल आया कि ये बेसिक चीज है जो नहीं होनी चाहिए, भले हम पैसे वाले हो ना हो, किसी भी चीज की तो मेहनत होना तो मेरे ख्याल समझाने की जरूरत है। लेकिन सरकारों का ध्यान क्यों नहीं गया बेसिक चीज के ऊपर? ये 2014 में सरकार बदली तभी क्यों बात आई यहाँ पर? ये बहुत बड़ा भावनात्मक होता है कि ठीक है, एक आम आदमी को अपनी इज्जत जो है वो दी गई है। नहीं तो फिर जो किसान सम्मान निधि योजना की बात हुई, जिसमें 2,55,77,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 37,680 करोड़ रुपए डाले गए, तो उसमें भी कितनी सच्चाई थी? आशा जी, पूरी तरह सच्चाई है। देखिए ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान भी है कि अगर हम 1 रुपया दिल्ली से भेजे, बहुत फेमस हुआ था ये, तो वो पहुंचते जिससे लाभ के लिए भेजा वहां 10 पैसे नहीं भेजा जाता था। ये जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर था कि सीधा लाभार्थी के खाते के अंदर पैसा जाएगा, इसने जो बिचौलिया को गायब कर दिया। बिचौलिया माने सरकारी अफसर ही होता था जो अपना ट्रांसफर देने के नाम पर पैसा खाने से, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी भी होती है, लेकिन ये एक राजनीति का धंधा असूल के लिए असूल होता है कि जो बातें सरकार कर रही होती है, विपक्ष चाहे उसके खिलाफ ही होता है। मैं आप लोग किसानी की बात करूंगा, लेकिन जब न्यूक्लियर डील प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, बीजेपी थे ना जो कह रही थी लगातार कि भाई आप ये न्यूक्लियर डील गलत कर रहे हैं और आज न्यूक्लियर डील पूरे देश को करवाना है।
तो ये विपक्ष का ये आम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एक धारणा होती है कि जो सरकार कर रही होगी उसका विरोध ही करना है, वो अपनी बात के लिए करते हैं, उसमें चाहे अगली कुछ और बातें निकलती है। नहीं, उसमें लेकिन अखिलेश उसके यादव ने बाद कहा ना, विरोधिता अखिलेश बनाना, यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, उथल पुथल सब नजर आ रहा है। जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 75 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन हो गया है, रोजगार के लिए नई उद्योग नीति लागू की गई है। फिर ये कहा गया कि योगी सरकार की तरफ से कि रिकॉर्ड मुफ्त अनाज बांटने के लिए काम किया जा रहा है। फिर सभी 58,189 गांव पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू किए गए हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो गिनाए जा रहे हैं विकास को लेकर, परमवीर जी। आशा जी देखिए, ये बातें अगर हम बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक फिल्म आई थी अभी मिर्जापुर, जो बड़ा सीरीज में फेमस हुई थी, उसके अंदर वो यूपी के प्लॉट के ऊपर बनाई गई थी। अब आप ये देखिए, लोगों ने पॉपुलरली फिल्म वो बहुत देखी, लेकिन यूपी वालों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी अपमान की बात थी कि हमारे यूपी को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी थी कि यूपी एक समय पर ऐसा था। और वहां पर लोग देखिए, शायद कोइंसिडेंस की बात है कि जो चीफ मिनिस्टर दिखाए गए थे वो भी यादव ही दिखाए गए थे उस समय के, अगर आपने सीरीज देखी हो। यूपी के अंदर वो स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। ऐसा कोई समस्या नहीं बनेगा, वरना यूपी के अंदर सरकारों ने तमाम तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया करने की कोशिश किया गया था। आप पूरी यूपी में चलेंगे तो आपको एक माफिया, एक डीएम मिलेगा, एक एसएसपी मिलेगा, माफिया ही मिलता था यहाँ पर सरकारों के। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत आज वो चीजें धन्यवाद नहीं है। परमवीर जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, प्रभात जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम वो मुद्दे जो इस वक्त सियासत में बहुत आगे जाते नजर आ रहे हैं, सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई, उसके साथ साथ आपने देखा कि विकास जितना उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है उसे गिनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। जानकार ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तभी तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन 2027 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती हैं तो सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब देखना ये बहुत ही अहम रहेगा कि किस तरह का समीकरण 2027 में बनता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।